हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का 10वां लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले लेक्चर का मैं ओवरव्यू देता हूँ कि इस लेक्चर में हम किस तरह से क्या क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें हैं इस लेक्चर में। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब जिस टाइम पे भारत स्वतंत्र हो रहा था, इस स्वतंत्र होने से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी या इंडियन इकोनॉमी, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही थी, क्या क्या सेक्टर्स थे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अच्छी तरह से थ्योरी करेंगे सारी अच्छे से, और थ्योरी के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको पता ही है सारे कैसे आप लोग अच्छे से, मैं आपको सारे करवा के भेजता हूँ क्लास में। उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहता, और अगर डाउट रह भी जाता है तो एक बार मैं कहता हूँ कि पीडीएफ पढ़ लो, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर लेवल 1 क्वेश्चंस करेंगे सारी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। लेवल 2 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, लेवल 1 क्वेश्चन और लेवल 2 क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई है तो आपको करवा दिया जाता है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपको जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और आप लोग उससे जाकर जो है सारी चीजें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवीजन हो गई फिर आप कभी नहीं भूलोगे, और कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको जो पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा है वो आपको रिवाइज डेली करवाता हूँ, आज भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो अपने चैप्टर्स किए हुए हैं या जो अपने लेक्चर्स देखे हुए हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक लेक्चर में एक चैप्टर या एक टॉपिक खत्म कर दूं। तो आज तक आप लोग जो है 9 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपको ये 9 चैप्टर्स के नाम याद हैं तो आपको ये भी याद होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। और अगर कोई ऐसा महान बच्चा है जिसको नाम ही नहीं याद 9 चैप्टर्स के, तो फिर उसको ये कैसे याद रहेगा कि उसने पढ़ा क्या था। जब चैप्टर का नाम ही भूल गए तो फिर कैसे याद रखोगे कुछ और। पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। और कुछ स्टूडेंट को शायद प्रॉब्लम भी होती है कि सर आप बार-बार हमें रिवाइज करवा रहे हो। स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो जो एक के बाद एक लेक्चर लगातार देख रहा है। लगातार देखोगे तो शायद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर बार-बार आप रिवीजन करवा रहे हो। अगर आप डेली एक-एक या 2-2 लेक्चर देख रहे हो तो आपको मजा आ रहा है, फिर आप रिवाइज करें चीजों को, फिर आपको अच्छी लगेंगी। तो पहले चैप्टर का क्या नाम था, जो पहला चैप्टर या पहला टॉपिक किया था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्या नाम था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज मैं पूरा लिख के करवाऊंगा ताकि इसमें आपको जो सारी चीजें अच्छे से याद हो। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं समझा दूंगा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी कि किस तरह से गांव के अंदर इकोनॉमी काम करती है, गांव के अंदर किस तरह से एक जो है एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, और गांव से ही सारे हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसका जो बेसिक पॉइंट है या सबसे छोटा पॉइंट है वो गांव है। गांव से फिर शहर बनते हैं, शहरों से फिर आगे इकोनॉमी चलती है, जो बड़े बड़े शहर बन जाते हैं, महानगर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है महानगरों में भी गांव से ही प्रोवाइड की जाती है, गांव से पहुंचाई जाती है। महानगरों में लेबर भी गांव से ही पहुंचती है। तो आप सारी चीजें आपने देखी हैं, आपको याद है। दूसरा है पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्सेज। आप लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करना शुरू कर दिया, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करके आपने बहुत कुछ बनाया। लेकिन अगर पीपल ही नहीं है, लोग ही नहीं है, मानव ही नहीं है, तो बाकी रिसोर्सेज सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर कौन सा था? पॉवर्टी। कि गरीबी एक क्या, गरीबी क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये हमारे पीपल्स को जो रिसोर्स है उसको खत्म कर रही है या इसने खत्म किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कि गरीबी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। फूड सिक्योरिटी की जो बहुत बड़ी समस्या है वो गरीब लोगों को होती है, गरीब तबके को होती है। तो ये पहले 4 चैप्टर्स है। ये 4 चैप्टर कौन सी क्लास के एनसीईआरटी से है? ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से है। तो आप लोग अगर ये पीडीएफ नहीं ले सकते, नहीं इसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते, या आपको चाहिए कि आपको सिर्फ बुक से ही पढ़ना है कि सर मैं तो बुक से ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो फिर वो 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये चारों चैप्टर का रेफरेंस ले सकते हैं। और 5th क्लास की जो है आगे, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर, जो आपका 5th चैप्टर था वो था डेवलपमेंट। की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से इकोनॉमी में इन टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट। और उसके बाद देखा था आपने ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी थी। 9th चैप्टर में क्या पढ़ा था? कंज्यूमर राइट्स। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी थी। ये जो सारे चैप्टर थे ये कौन सी एनसीईआरटी थे? ये 10th क्लास की एनसीईआरटी कवर की गई इसमें। किस क्लास की? 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई समस्या है, तो आपको पता है बाइलिंगुअल क्लासेस करवाई जा रही हैं, तो ऐसा लेक्चर का तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको चीजें समझ में ना आती। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और ऐसा भी है, आपको पता, आप इंडिया में पढ़ रहे हैं आप, तो भाई ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वे करता है चीजों को भी। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश सर में समझता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, हिंदी का तो मैं टच में भी नहीं आने देता। तो ऐसा शायद इस साइड हमारे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, या सॉरी
नॉर्थ साइड तो ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वे कर रहे हो, लेकिन नॉर्थ साइड में तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको याद करना पसंद करते हैं, आई नो दैट, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक बार जो अपने क्लास में पढ़ा है वो आपको समझ आ जाए, वट एवर द मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसको चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद वो अपने मीडियम में जाके पढ़ सकता है। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम की फाइल पढ़ ले, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम की फाइल पढ़ सकता है, और उसके बाद उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज हमारा 10th लेक्चर है। क्या नाम है लेक्चर का? मतलब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये 10th लेक्चर है, ये हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी अभी स्टार्ट हो चुकी है। 9th की कवर हो गई, 10th की कवर हो गई, अब 11th क्लास की एनसीईआरटी है। और मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी है कि पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद मास्टर्स लेक्चर देंगे, जो कि एक लेक्चर 3 से 4 घंटे का रहेगा, और वो किसके रिगार्डिंग होंगे? वो जो आपके रेफरेंस बुक्स है, कि रेफरेंस बुक्स में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से एग्जामिनर पूछता है, कोई नई चीजें तो नहीं है, इकोनॉमी से बाहर क्या क्या चीजें, सॉरी, एनसीईआरटी से बाहर क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो सारी जो आपके मास्टर लेक्चर में कवर हो जाएंगी। तो किसी को कोई डाउट नहीं बचेगा, सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो चिंता नहीं करनी है, बस जितना कहा जाए उतना जरूर कर लेना कि भाई ये अब पढ़ लो, जाके रिवाइज कर लो, तो रिवाइज फिर कर लो। ओके, चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेक्चर का ओवरव्यू मैंने दे दिया था। अब देखिए कि इस लेक्चर के अंदर बताया क्या गया है, किसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी जो आजादी से पहले जो है कैसे काम कर रहा था, भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो किस प्रकार काम कर रही थी, किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुशहाल थे, दुखी थे, परेशान थे, या क्या था, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जो कॉलोनियल रूल के अंदर जो है, जिस टाइम पे जो औपनिवेशिक शासन आ गया था, जो ब्रिटिशर शासन आ गया था भारत में, उस टाइम पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल या स्तर बहुत नीचा था। उसके क्या कारण है? उसके कारण आप सिंपल से समझ लीजिए कि ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आकर हिंदुस्तानियों पर राज करने लगे, तो उनका एक ही मकसद था। उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज फॉर्म की, जितने भी पॉलिसीज बनाई कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा हिंदुस्तान से कहाँ लेकर जाया जाए, ब्रिटेन में। ब्रिटिश अपने लिए उस पैसे का यूज करने लगे। तो जितनी भी डेवलपमेंट्स की गई थी, जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई, वो किस हिसाब से बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा ब्रिटेन को हो और नुकसान हिंदुस्तान का हो, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी जो इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। और क्या किया गया, देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्रिटिश के आने से पहले क्या था। ब्रिटिशर के आने से पहले भारत में लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे। भारत की अपनी जो है इंडस्ट्री चल रही थी, जिसको कि आप लोग हैंडलूम इंडस्ट्री बोलते हैं या क्लोथ्स इंडस्ट्री बोलते हैं। भारत में इंडिया में आपको पता है कि जूट के कपड़े जो है यूज किए जाते थे, सूती के कपड़े जो है यूज किए जाते थे। तो अपनी तरह के जो है काम चल रहा था, लोग खुश थे, अपना छोटा मोटा काम किया, अपनी इनकम जनरेट की, और जो है खुद के लिए चीजें उगाई, खुद पर मतलब प्रोड्यूस किया और खुद उसको कंज्यूम कर लिया। तो किसी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, और जो एक्सेस में होता था उसको बेच के कुछ पैसा अर्न कर लिया जाता था। जब ब्रिटिशर ने यहाँ पर आकर भारत में राज करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी उसको खत्म किया, कि जो भारत के लोग हैं अपने लिए चीजें उगा के खुद उसका कंज्यूम कर लेते हैं, अपने लिए कपड़ा बना के खुद उसको पहन लेते हैं, मतलब इसको बाहर से कुछ जरूरत नहीं है इनकी। तो उन्होंने क्या किया, जो आपकी इंडस्ट्री थी ना, उसको उन्होंने पहले खत्म किया कि भाई ये घर पे काम नहीं करेंगे, उनके लिए बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो इससे हुआ क्या कि भारत को उन्होंने क्या किया, इसकी इंडस्ट्री वेस्ट कर दी। तो अब जो रिसोर्सेज हैं भारत के, अब कोई यूज ही नहीं कर पा रहा, तो कौन यूज करेगा? वो ब्रिटिशर यूज करेंगे। अब कोई दूसरा यूज करेगा तो भाई अपने हिसाब से यूज करेगा। और पहले क्या था, अभी खुद कपड़े बना के उनको यूज कर लेते थे, और खुद अपनी चीजें बना के प्रोड्यूस करके उसको यूज कर लेते थे। अब क्या, अब खुद नहीं बना रहे, मतलब कि उनका काम बंद करवा दिया, तो अब उनको किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये जो है ब्रिटेन की सप्लाई के लिए, गुड्स के लिए मार्केट बन गई। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक बार फिर से थोड़ा सा देखिए, चीजों को समझिए। पहले एक हम परिवार से बात करते हैं। एक छोटा सा एक ये घर है, एक छोटा घर है, इनका एक खेत है। परिवार में 4 मेंबर हैं, मॉम, डैड, एक मतलब बॉय है, और एक उसकी वाइफ है। तो ये 4 लोग हैं घर में। इनके पास ये खेत है। खेत में पिताजी और जो लड़का है, ये दोनों, डैड और जो बॉय है, ये यहाँ पर जो है काम करते हैं खेत में। खेत में काम करके क्या है, अपने लिए कुछ ना कुछ ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इनको दूसरे पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। अब इनके पास बफेलो है, इनके पास भैंस है।
तो उसका ये दूध निकाल लेते हैं, दूध से ये अपना पनीर बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो भी चीज़ें चाहें ये बना सकते हैं, मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट है। खेत में अपनी ये सब्जी भी उगा सकते हैं, अब इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खेत में आपको पता है कॉटन कॉटन उगाई जाती है, कॉटन से इनकी जो मदर है और जो वाइफ है वो कॉटन से कपड़े घर पे बना सकती हैं, कॉटन से धागा घर पे बन जाता है और ये जो है कॉटन से कपड़े भी घर पे बना सकते हैं। अगर एक्सेस कपड़े बन जाए तो वो बाहर बेचकर चीज़ों को ये अपना पालन-पोषण जो है एक्सेस मनी ये घर में ले आते हैं। तो इस तरह से जो है भारत भी इसी तरह से काम कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आए हुआ क्या? भई ब्रिटेन के लोग भारत में आए, उन्होंने भारत पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिश पीपल ने भारत पर राज करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया? खेत में कॉटन उगाने से मना कर दिया कि भई आप कॉटन नहीं उगाओगे। अब कॉटन नहीं उगेगी, तो भाई ये जो मदर है और जो उस लड़के की वाइफ है, ये दोनों जो घर पे कपड़ा बना सकते थे, धागा बना सकते थे, अब कॉटन ही नहीं उगेगी, तो फिर क्या होगा? फिर आगे का पूरा प्रोसेस रुक गया। अब कपड़ों के लिए इनको क्या देखना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा हो इंसान हो जो कपड़ा बना के हमें दे, क्योंकि कपड़े तो भाई एक बेसिक नीड है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक नीड्स है। ये तीनों नीड्स पूरी होती रहेंगी तो इंसान कभी भी जो है भूखा नहीं मरेगा। रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले रोटी, उसके बाद कपड़ा और तीसरा मकान। रहने के लिए तीनों चीज़ें मिले तो इंसान कभी मरेगा नहीं। इसके बाद आगे जो है काफ़ी चीज़ें और ऐड होती चली जाएँगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कॉटन को यहाँ पर खत्म कर दिया कि कॉटन नहीं उगाओगे आप लोग, तो इसके बदले में क्या नील की खेती करोगे, इसके बदले में गन्ना उगाया जाएगा। तो भाई गन्ने से तो कपड़ा नहीं बनेगा, नील से तो कपड़ा नहीं बनेगा। इन्होंने ये जो इनका हथकरघा चल रहा था ना काम, वो इन्होंने खराब कर दिया, पहली चीज। अब खेत में ये जो चाह रहे थे कि अब आप क्या है अनाज नहीं उगाओगे, अब आप नील उगाओगे या फिर कुछ हद तक आप नील उगाओगे, थोड़ा बहुत खुद के खाने के लिए अनाज उगाओगे। अब पहले क्या था, खेत में अनाज उगते थे, जितना इन्होंने यूज करना था वो कर लेते थे, बाकी एक्सेस अनाज को क्या करते थे, मार्केट में बेच देते थे। जिसको जरूरत होती थी, जिसके पास पैसा था वो खरीद लेते थे, मतलब कीमत लगभग ठीक ठाक रहती थी। अब जब खेत में सिर्फ खुद के लिए अनाज पैदा कर लिया, जिसके पास खेत है वो तो खुद के लिए अनाज पैदा कर ले, जिसके पास खेत नहीं है वो अनाज कहाँ से लेगा? भाई अनाज कम हो गया तो कीमतें बढ़ती जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ एक चीज नीचे जाती है तो दूसरी चीज ऊपर आती है। ये ग्राफ हमेशा ऐसे काम करता है अपोजिट, अगर एक चीज नीचे जाएगी दूसरी चीज ऊपर, और एक ऊपर तो दूसरी नीचे। डिमांड एंड सप्लाई या कीमतों के बारे में ये चीज 100% एप्लीकेबल रहती है। तो इस वजह से क्या हो गया कि अभी जो है अनाज के दाम भी बढ़ने लग गए, प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पर रिसोर्सेज थे, अब भाई जब रोटी के ही पंगे पड़ गए, रोटी ही नहीं मिल रही है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, तो भाई रिसोर्सेज को यूज करके आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो? एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो सकती, रिसोर्सेज का यूज नहीं हो सकता। तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर पीपल थे यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन रिसोर्सेज का अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया कि जो रिसोर्सेज है यहाँ से, जो रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज जो कि एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। रॉ मटेरियल कहाँ पे सप्लाई करना शुरू कर दिया? ब्रिटेन में। मतलब यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल, भारत से रॉ मटेरियल लिया, कहाँ सप्लाई किया? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के अंदर जो है गुड्स बना के उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई, उससे जो है गुड्स बनाई, जो कि जो भी सामान था, चाहे वो कपड़े बने हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पर कपड़ा यहाँ सप्लाई किया किसको? इंडिया को। मतलब रॉ मटेरियल भी इंडिया से जा रहा था ब्रिटेन के अंदर, वहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो भी इंडिया में सेल हो रहा है। तो मतलब इंडिया को मार्केट बना दिया और डिपेंडेंट बना दिया किस पे? ब्रिटेन के ऊपर। अब कुछ लोग जो है खुद के कपड़ा बना रहे थे, घर पे कपड़ा बना के वो पहनते थे। अब भाई ये कपड़ा जो है हाथों से बनाया हुआ, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक होगी। अब ब्रिटेन के अंदर जो कपड़ा बन रहा था वो मशीन से बन रहा था, उसके भाई लागत भी कम है और क्वालिटी भी बेस्ट रहेगी। तो भाई लोग इस कपड़े को नकार के इस कपड़े पे डिपेंड हो गए। तो कहीं न कहीं उन्होंने हमारी जो है हैबिट्स को चेंज किया, लिविंग हैबिट्स को चेंज किया पहले अपने हिसाब से, फिर उसके बाद उन्होंने हमें चीज़ें सप्लाई करना शुरू कर दी। तो आगे के बढ़ते चलेंगे, सारी चीज़ें बताएँगे। तो ये समझ गए आप लोग कि लो लेवल इनकम क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम लोग अच्छे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने हमारा स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर दिया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू कर दिया इंडियन इकोनॉमी का। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लेके आए, कुछ डेवलपमेंट इस तरह की लेके आए कि हमारे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही चेंज होता चला गया। और उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, एक इंसान कितना कमा रहा है, गरीबी कितनी है भारत में, भूखमरी कितनी है। ब्रिटिशर ने इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करके कहाँ पे भेजा? ब्रिटेन के अंदर भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और अब सोने की चिड़िया के पंख उखाड़ के कौन ले गया? ब्रिटेन के लोग यहाँ पर सोने की चिड़िया के पंख उखाड़ के ले जाना शुरू हो चुके थे। तो
ये पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, आप लोग इसके बारे में एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग, जब मैंने आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर बताया था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आप समझ गए कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर कृषि क्षेत्र। भाई किसी के पास कुछ नहीं है, भूमि का टुकड़ा है, तो वो अपना अपने लिए तो उगा सकता है, कम से कम अपने परिवार के लिए अनाज तो वो उगा सकता है, कम से कम उसको अनाज खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो पहले इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, और नियर अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसमें लगी हुई थी, अपना काम कर रही थी, क्योंकि विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, तो वो भाई कहाँ काम करेंगे, खेत में काम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर याद करो, पालमपुर की कहानी जो बताया था कि गांव में लोग ज्यादा काम कहाँ करते हैं, खेत में करते हैं। अपना पेट, मतलब अपने पेट के लिए जितना उनको सफिशिएंट है, अपना पेट पाल सकते थे, अपने लिए अपने परिवार का पालन पोषण वो कर सकते थे इसके थ्रू। लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिशर का राज यहाँ पर शुरू हुआ, उन्होंने रूल करना यहाँ पर स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को तहस नहस किया। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ जो है पॉलिसीज ऐसी लेकर आए, डेवलपमेंट ऐसी लेकर आए, और उसके बाद इन्हीं डेवलपमेंट का आगे जो है एक एक्सटेंशन मान लीजिए कि इसको थ्री फॉर्म जो है अलग से इसमें एक टेन्योर सिस्टम लाए गए। जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। ये आप लोग जो है हिस्ट्री में भी आप पढ़ के आए हैं, और मैं आपको जो है आगे पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में कि जमींदारी सिस्टम क्या था, महलवाड़ी सिस्टम क्या था, और रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था। तो जमींदार में एक जमींदार के पास, एक जमींदार मतलब उसके पास खुद की भी जमीन होगी, और एक जो गांव की कुछ लोग, गांव की कुछ जमीनें हैं उस जमींदार के अंदर भेज दी जाती थी कि भाई ये जमीन आपके अंदर है, इसका टैक्स आप लोग हमें वसूल के देंगे। तो इससे क्या होता था, पहले क्या था, भी अपने लिए कमा रहे थे, अपनी मर्जी से जो टैक्स की कुछ स्लैब्स थी। भारत के लोग पहले भी टैक्स देते थे, एंशिएंट टाइम्स में भी, मेडिवल टाइम में भी टैक्स दिया जाता था, लेकिन वो ऐसा टैक्स होता था कि जो काम कर रहा है उसका जो है हक ना मारा जाए। लेकिन जब ब्रिटिशर आए, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई जो काम कर रहा है उसके लिए कुछ बचे या ना बचे, लेकिन हमें टैक्स इतना मिलना चाहिए कि हमारी भूख मिटनी चाहिए। भाई भूख मिट सकती है, लालच कभी नहीं मिटता, तो ब्रिटिशर के मन में लालच था, वो कभी मिट नहीं पाया। तो उन्होंने तीन व्यवस्थाओं की शुरुआत की, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी में क्या है, जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है कि एक जमींदार होता था, एक गांव के अंदर एक जमींदार होता था, उस जमींदार को क्या कहा जाता था कि आप लोग जो है इतनी भूमि का टैक्स इकट्ठा करके हमें देंगे। इसमें क्या है, वो जमींदार टैक्स इकट्ठा करता था, जोर जबरदस्ती से वो टैक्स इकट्ठा करता था। किसी के पास टैक्स इकट्ठा करने के बाद जो एक, ये किसी के पास एक भूमि का टुकड़ा है, इसके ऊपर उसने मान लो 100% चीजें उगाई, तो 70% ये टैक्स में लेके चले गए, 30% बचता था। तो मतलब जो इतनी मेहनत कर रहा है उसको कुछ बचे या ना बचे, लेकिन जमींदारों ने अपना टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जमींदार इसमें क्या करते थे, 70% टैक्स इकट्ठा किया, जमींदार आगे बोलते थे कि सर 20% ही टैक्स मिला है, और बाकी टैक्स जो है उन्होंने दिया नहीं, फसल नहीं हुई, तो इसमें जमींदारों की मतलब फायदा होने लग गया, ब्रिटिशर को फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि महलवाड़ी व्यवस्था लेकर आते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन लेकर आया, कितनी भूमि, कौन कौन से एरिया में कौन सी व्यवस्था थी। बस एक बार एक ओवरव्यू देख लीजिए कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं, जिसको बोलते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि एक महल मतलब एक गांव का एक मुखिया होगा, वो जब टैक्स लेने के लिए साल में 2 बार टैक्स लेने आएँगे, ब्रिटिशर ऑफिसर्स आएँगे, वो मुखिया जो है सारा टैक्स उनको प्रोवाइड कराएगा। वो जैसे मर्ज़ी गाँव वालों से कलेक्ट करे, थोड़ा-थोड़ा करे, ज़्यादा करे। तो मतलब किसी और बीच में ज़मींदार की ज़रूरत नहीं है। वो महल जो एक गाँव है उसको महलवाड़ी सिस्टम बोला गया। इसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम, इसकी आगे एक्सटेंशन है, वो हम करेंगे अच्छे से। तो ये जो एक्सटेंशन के थ्रू क्या है, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का खात्मा करना शुरू कर दिया। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो इससे डिटेरियोरेट हुआ, और इसका जो है क्वालिटी घटती गई, और इसमें जो है इसकी मतलब हालत दुर्दशा दुर्दशा होती गई, हालत बुरी होती चली गई। इससे किसानों की इनकम कम हो गई। अब किसान जो है डिपेंडेंट होने लगे। पहले जो किसान थे, खुशहाल किसान थे। अब या तो उनको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी मिल में काम करना पड़ेगा, या कोई दूसरी मजदूरी ढूँढनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि भाई जो गाँव में किसान था, गाँव के अंदर एक किसान था, किसान के पास भूमि थी। ये इस भूमि पे खुद भी काम करता था, अपने परिवार के लोगों को भी यहाँ काम प्रोवाइड करवाता था। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा काम होता था, तो बाहर से मजदूरों को हायर करके काम करवाता था। लेकिन अब ये जो किसान है, इसका इस भूमि पे कोई हक नहीं रहा है, इस भूमि से इसको कोई इनकम नहीं हो रही, तो इसको इसका परिवार भूखा मरने लग गया। दूसरा, ये बाहर काम कहाँ से देगा? अब खुद भी ये काम ढूँढ रहा है, तो भाई जब ज़्यादा लोग काम ढूँढेंगे, तो बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। आप एक बार थोड़ा इसको ओवरव्यू पढ़ लेना, ध्यान से इसको देख लेना सारी चीज़ें, ठीक है? और
ये जो इन्होंने चेंज किया, इससे क्या हुआ, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी। कहाँ पर, जूट मिल्स के अंदर, कलकत्ता के अंदर, और बॉम्बे और अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल्स मिल्स चल रही थी, जो कपड़ा की मिल चल रही थी, इंडस्ट्री थी कपड़ों की, उसमें जो है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी और ये मिल्स कहीं ना कहीं बंद होने लगे। और ये ऐसा इन्होंने किया क्यों? क्योंकि ये जो है उस सेक्टर को मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अगर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो एग्रीकल्चर का फाइनल प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था, वो एग्जांपल मैं आज फिर आपको याद करवा दूंगा। उसके बाद टर्शरी सेक्टर जो है इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब देखिए एग्जांपल से, फिर से मैं वही एग्जांपल लूंगा। टोमेटो, किसान टमाटर उगाता है। टमाटर कच्चे भी खाए जा सकते हैं, सैलेड के रूप में टमाटर सब्जी के अंदर भी डाला जा सकता है। टमाटर से और भी एक्स वाई जेड बहुत सारे जो है डिशेज बनाई जा सकती हैं। अब टमाटर जो है ये ज्यादा दिन तक, 10 से 15 दिन तक किसान यूज कर सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। लेकिन टमाटर को तोड़ने के बाद साफ करके ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भेज दिया जाए 3 से 4 दिन में, तो इंडस्ट्री के अंदर इसकी जो है टोमेटो सॉस बन सकती है, जिसको टोमेटो केचप कहा जाता है। टोमेटो जो है जैम बन सकती है, फ्रूट जैम के अंदर ये टोमेटो डल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो फाइनल प्रोडक्ट टमाटर था, वो यहाँ पर इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, और इससे इसने आगे क्या है, जैम बना दी और टोमेटो केचप बना दी। और टर्शियरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है, आप चीजें सारी समझते हैं। तो जब इन्होंने एग्रीकल्चर को खत्म करना शुरू कर दिया, तो भाई इंडस्ट्री तो अपने आप हिलनी शुरू हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर ने काम करना बंद कर दिया, एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं खत्म होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद दूसरा सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम पे काम कर रहा था। सारी चीजें आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं कि भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करके, जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, इसको खत्म करके इन्होंने किस पे ध्यान दिया, ब्रिटेन के औद्योगिक क्षेत्र पे ध्यान दिया। यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, यहाँ की अगर एक बार कोई मिल बंद हो जाए तो फिर वो दोबारा जल्दी से स्टार्ट नहीं हो सकती। यहाँ की इंडस्ट्री पहले इन्होंने खत्म कर दी। खत्म करने के बाद इन्होंने किसानों को कहा कि अब आप जो है फिर से खेती की तरफ आओ, अब आप खेती कीजिए। किसान करे कि भाई हम खेती करेंगे, अब रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? जब मिल्स ही बंद हो चुकी हैं तो रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? तो ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, ब्रिटिशर पीपल ने, ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि भाई हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल खरीद कर कहाँ लेकर गए, ये ब्रिटेन के अंदर, वहां पे इन्होंने प्रोसेसिंग की उसके ऊपर, और कपड़ा बना के या अलग अलग चीजें बना के कहाँ सप्लाई की, भारत के अंदर इन्होंने सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। जब ये किसानों को खत्म कर रहे थे, इंडस्ट्री को खत्म कर रहे थे, और ब्रिटेन के अंदर ये चीजों को लेके जा रहे थे, तो अब इनको एक और समस्या का सामना करना पड़ा, एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो क्या? आपको पता है कि ब्रिटेन जाने के लिए ये शिप्स का प्रयोग करते थे, तो शिप पोर्ट्स जैसे मुंबई पोर्ट, कलकत्ता के अंदर पोर्ट है, तमिलनाडु के अंदर पोर्ट है, चेन्नई में, उस साइड पोर्ट्स हैं। अब आप लोग ये देखिए कि राजस्थान के अंदर, सॉरी राजस्थान नहीं, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में या और कई जगह पर जो बीच में इलाके जैसे मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो कोई पोर्ट्स नहीं है, तो मध्य प्रदेश तक पहुंच कैसे हो सकती है? तो वाई रोड, तो उन्होंने रोड्स को पक्का करना शुरू किया। ये भारत में एक्चुअल में डेवलपमेंट नहीं चाहते थे, लेकिन इनको मजबूरी में डेवलपमेंट करनी पड़ी कि रोड्स को पक्का करना पड़ेगा, तभी जो है बाय रोड जो है इनका जो है रॉ मटेरियल इधर उधर जो है ट्रांसफर हो सकता है, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ तक आ सकता है। रोड के बाद इनको जरूरत महसूस की गई कि ट्रेन की जरूरत है, तो इन्होंने ट्रेन लेकर आए भारत में। इन्होंने ट्रेन का जो आविष्कार पहले हो चुका था भारत में, ये ट्रेन लेकर आए। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेन से मूवमेंट फास्ट हो जाती थी। अगर आर्मी की मूवमेंट करनी हो, ब्रिटिशर आर्मी की, तो भी इससे फास्ट हो जाती थी ट्रेन से, रोड से। तो इन सब चीजों का प्रयोग इन्होंने खुद के लिए किया। कहीं ना कहीं ये हमें भी बहुत कुछ सिखा रहे थे, और ये चीजें हमारे लिए भी कहीं ना कहीं उपयोग में आ गई, लेकिन ये हमारे लिए डेवलपमेंट ब्रिटिशर ने नहीं की। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। अच्छे से मैं बता चुका हूँ, जो मैंने बताया है वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप एक एक लाइन जो है पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आगे देखिए कुछ, द टू मेन ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग colonial रूल वर, भाई औपनिवेशिक शासन के दौरान, अब ये तो पता हो ना औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं, भाई कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिशर राज कर रहे थे भारत के ऊपर, उसके दौरान औद्योगिक क्षेत्र की दो मुख्य कमियां थी। पहली क्या थी? द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज वेरी स्मॉल। भाई एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम ग्रो कर रहा था, दूसरा इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। कब? जब ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। दूसरा क्या था?
देयर वाज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो पब्लिक सेक्टर के लिए बड़ा ही छोटा एरिया था, लिमिटेड एरिया था जहाँ पे वो पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था, नई औद्योगिक जो है सार्वजनिक क्षेत्र काम कर रहा था। ये सारी चीजें हैं, ये दो ड्रॉबैक थे उस समय पे। मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉबैक क्यों थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उसमें आप लोग समझेंगे कि भारत का व्यापार एंशियंट टाइम से दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे जो है उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ और राजा राजाओं के साथ, जब उस टाइम पे भारत नहीं होता था उस टाइम पे मतलब, और महाजनपद होते थे, तो उनका एक दूसरे के साथ व्यापार आदान प्रदान चलता रहता था। कभी कोई किसी से शराब मंगवा रहा है तो कोई कभी किसी से मतलब कि कोई बाहर के मोती मंगवा रहा है, कोई किसी से घोड़ा मंगवा रहा है, तो मतलब आदान प्रदान चलता रहता था। जो चीज जहाँ की फेमस थी वो दूसरा राजा वहां से मंगवा लेता था। उसके बाद राजा प्रजा ये समाप्त हो गया, फिर कंट्रीज बन गई। और तो भी क्या हो गया कि उस टाइम पे जो है मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको पता है अफगानीज आ गए और इस तरह से दिल्ली सल्तनत आ गई, तो वो भी ये चलता रहता था आदान प्रदान। फॉरेन ट्रेड शुरू से ही विदेश के साथ व्यापार चलता रहता था। लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर आए, तो ब्रिटिशर पीपल आए तो इन्होंने क्या किया, दूसरे देशों के साथ व्यापार को लिमिटेड कर दिया कि अब भारत जो है व्यापार, भारत का, इंडिया का मैक्सिमम व्यापार किसके साथ होगा, ब्रिटेन के साथ। इंडिया का मैक्सिमम व्यापार जो है यहाँ पे होगा, नियर अबाउट 50% व्यापार इनके साथ होने लग गया। तो मतलब व्यापार क्या था, भाई यहाँ से कच्चा माल यहाँ पे भेजा जाता था और बनी हुई चीजें, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन का ही फायदा देख रहे थे, इन्होंने बाकी सारा व्यापार जो है बाकी कंट्रीज के साथ लिमिट कर दिया। यही इसमें लिखा हुआ देख लीजिए, द रिस्ट्रिक्टिव पॉपुलेशन सॉरी द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and volume of Indian foreign trade। तो भाई उस टाइम पे जो पॉलिसीज लेकर आए थे वो इसलिए ही बनाई गई थी कि भारत का जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार जो है उसको खत्म किया जाए, उस पर इफेक्ट पड़ा। उसके बाद इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ मटेरियल, रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड consumer goods like cotton, silk and woolen clothes and capital goods like machinery produced in the factories of Britain। तो भाई वही मैंने बताया आपको कि भाई यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं, वहां से पक्का माल बनाकर रॉ मतलब कि रॉ मटेरियल से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज रहे हैं। अब आप ये देखिए कि उनका फायदा कैसे था। ये है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ये है ब्रिटेन, यहाँ पे है ब्रिटेन, कच्चा माल कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन में। फाइनल प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये है पूरा इंडिया, भारत। फाइनल प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ पे। अब देखिए कच्चा माल लेके जो जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर, ये कौन है, ये सारे ब्रिटिशर के हैं। कमाई किनको हो रही है, ब्रिटेन को। ब्रिटेन में काम हो रहा है, इस पे यहाँ पर मशीनरी से काम किया जा रहा है, इस पे जो वर्कर्स लगे हैं कहाँ के वर्कर्स हैं, ब्रिटेन के वर्कर्स हैं, तो इनको रोजगार मिल रहा है। अब यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन के ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ पहुंचा, भारत में। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का फायदा किसको मिला, ब्रिटेन के लोगों को। अब यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट दे गए। अगर ये यहीं पे रॉ मटेरियल का यूज करके यहीं पे फाइनल प्रोडक्ट बनाते, तो जो जितनी भी ये कमाई ब्रिटेन की हो रही है, सारी कमाई कहाँ पे होती, भारत के लोगों की। इससे यहाँ पर रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ का रोजगार खत्म करके ब्रिटेन को रोजगार दिया गया, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ब्रिटेन को दिया गया। तो इस तरह से जो इन्होंने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर काफी चेंजेस किए। भारत की जो ट्रेड पॉलिसी में, ब्रिटेन मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो भाई ब्रिटेन ने मोनोपोली मतलब एकाधिकार कर लिया इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद कुछ एक अदर कंट्रीज हैं, चाइना, सिलोन जिसको श्रीलंका बोलते हैं, पर्शिया जिसको ईरान कहते हैं, अभी ये भी नाम कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत व्यापार रह गया था, बाकी सारा व्यापार इन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial period was the generation of large export surplus, but this surplus came at a huge cost of country's economy. Several essential commodities, food grains, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market.
This export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payment for the expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain and expenses on war. अब इसमें क्या बता मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। भारत के अंदर एक्सेस चीजें थी। एक्सेस मतलब फिर भी जब इन्होंने पहले जो है गड़बड़ करके खत्म की इंडस्ट्री, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ठीक है अब हमने इंडस्ट्री खत्म कर दी, अब एग्रीकल्चर पर फिर से ध्यान देते हैं, अब एग्रीकल्चर को फिर से फ्लरिश करवाते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए। इंडस्ट्री खत्म करके फिर से रॉ मटेरियल मंगवाना शुरू किया। इनको जो है अनाज पैदा करने के लिए कहा गया और चीजें पैदा करने के लिए कहा गया। गन्ना यहाँ से बहुत सारा पैदा करके ये जो ब्रिटेन में ले जाते थे, वहां पे शुगर बनती थी, फिर शुगर बना के वापस यहाँ पर लेकर लेकर आते थे। अब यहाँ पर एक्सेस चीजें पैदा होने लगी, एक्सेस होने लगी, लेकिन एक्सेस चीजें हैं, हमने बोला था पहले देखा था, सरप्लस हुआ है तो सरप्लस होने से क्या चीजें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे पास कुछ ज्यादा है तो हम बाहर भेज देंगे और कुछ कम है तो हम मंगवा लेंगे। सरप्लस है, इन्होंने बाहर भेज दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, सरप्लस है तो इन्होंने बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो मैंने आपको बताया ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरप्लस को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, किस लिए, अपने लोगों के लिए जब बुरा वक्त आएगा तो वो यूज करेगी, किसके थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। याद है ना आपको कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चीजों को अपने पास स्टोर करती है कब, जब चीजें सरप्लस होती हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद साथ वो क्या करती है, इन चीजों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। तो जब सरप्लस चीजें होती थी तो ये क्या कर देते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, और जब भारत में कोई बुरा टाइम आ जाता था तो ये चीजें यहाँ पर जब वापस लाने के बजाय ब्रिटेन में यूज करते थे या फिर बहुत हाई रेट पे बेचते थे। मतलब सरप्लस हमारा और हमें ये हाई रेट पे बेच रहे हैं, तो मतलब कितना गलत कर रहे थे। ये पहली चीज ये हो गई। दूसरा, यहाँ से सरप्लस लेके जाते थे तो वहां पे तो कीमतें जो है, ब्रिटेन में कीमतें बिल्कुल नॉर्मल थी, आराम से लोग अपना जो है पालन पोषण कर सकते थे, गुजारा चला सकते थे। यहाँ से वहां पे लेके जा रहे थे, यहाँ कीमतें आसमान छू रही थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। यहाँ सरप्लस था, पहले कीमत कम हो गई, जब चीजें बाहर निकल गई तो चीजें बहुत ऊपर मतलब जब ये खरीद रहे थे तो 2 रुपीज किलो खरीद रहे थे, लेकिन जब ये बेच रहे थे तो 10 रुपीज किलो बेच रहे थे। तो मतलब दोनों साइड हमारा ही नुकसान ये करके जा रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, सरप्लस थी तो सरप्लस भाई हमसे कोई चीज लेके जा रहे हो, बदले में हमें सोना दो, पैसा दो, कुछ भी दो, जब हमें जरूरत हो हमें चीजें दी जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने इंडिया का एक्सपोर्ट था, भारत से बाहर चीजें लेके गए ब्रिटेन में, ब्रिटेन में इन्होंने पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया ब्रिटेन वाले लोगों ने, लेकिन भारत को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना ही इन्होंने सोना दिया, ना चांदी दी, ना ही मतलब भारत का रुपया आप देख सकते हो कितना वीक करके चले गए ये। आगे हम बात करेंगे कि रुपीज कैसे वीक हो गया, डॉलर कैसे स्ट्रांग हो गया, ब्रिटिश का जो पाउंड है वो कैसे स्ट्रांग हो गया, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझो कि हमारी चीजें हम उनको बेच रहे हैं तो हमें कम पैसा मिल रहा है, जब हम उनको खरीद रहे हैं तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत गड़बड़ की, बहुत इन्होंने जो मतलब अन्याय किया, क्रूरता की इन्होंने भारतीय लोगों के साथ। किन लोगों ने, ब्रिटिशर ने। तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं और आप इनको याद रखेंगे, मेंस के आंसर में ये चीजें बहुत काम आएंगी आपके। ये जो मैं पूरी लिस्ट बता रहा हूँ आपको, आप मेंस के पेपर में बहुत ज्यादा काम आएंगी जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और उसके बाद ये इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो भारत को जो है धकेल देते थे वार में। अब लड़ाई ब्रिटेन की हो रही थी किसी देश के साथ, और भारत क्या करता था, अभी कहता था कि ये मेरे कब्जे में है भारत, ब्रिटेन तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन की किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है, XYZ कंट्री बता देता हूँ, आगे मैं डिस्कस करूंगा, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे। ब्रिटेन की लड़ाई हो रही है XYZ कंट्री के साथ, भारत के ऊपर कब्जा किसका है, ब्रिटेन का। तो ये भारत वालों को कहता था कि ये आपका भी दुश्मन है, आप भी लड़ाई करो, और भारत के रिसोर्सेज, भारत की आर्मी सारी उसमें झोंक देता था, सारी पावर, मैन पावर इधर प्रयोग करने लग जाता था। तो कितना गलत है, देखो दुश्मनी इनकी, लड़ाई इनकी, पंगे इनके, और घसीटे भारत को रहे हैं बीच में। तो आप देख सकते हो कि कितना गलत हुआ था उस टाइम पे भारत के लोगों के साथ। उसके बाद है डेमोग्राफिक कंडीशंस, जनसांख्यिकी स्थिति। तो various details about the population of British India were first collected through a census in 1881। तो पहली सेंसस 1881 में हुई थी। Subsequently every 10 years such census operations were carried out। तो भाई हर 10 साल बाद ऐसे सेंसस होने लग गए। The main reason for the slow growth of population during British rule was poverty, malnutrition, famine, epidemic and poor health facilities। तो भाई उस टाइम पे जो है जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की बहुत स्लो हो रही थी। अब आज के टाइम में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बच्चा पैदा होता था 1 साल का होने से पहले वो मर जाता था। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, भूख मरी थी, एपिडेमिक के कारण, फेमिन्स के कारण, सूखा, अकाल पड़ना, माल न्यूट्रिशन मतलब खाने के लिए खाना मतलब प्रॉपर भोजन ना मिलना,
पॉवर्टी, गरीबी के कारण। तो इन सब कारणों के कारण ब्रिटिशर टाइम पे जो है स्लो ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंडिया पहली स्टेज पे था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बदलाव के ऊपर। सेकंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, तो दूसरी स्टेज 1921 के बाद शुरू हो गई। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at stage was very high। तो उस टाइम पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी लेकिन इतनी हाई नहीं थी। और द ओवरऑल लिटरेसी वाज द लेस देन 16%, ओवरऑल लिटरेसी 16% से कम थी। और जो फीमेल लिटरेसी थी वो तो 7% से भी कम थी उस टाइम पे। ठीक, ये मोर्टलिटी रेट आप देख चुके हो 218 पर 1000 इन कंट्रास्ट। और उसके बाद ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये अब देखियो मोर्टलिटी रेट आप लोग पहले मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि एक साल से पहले, एक साल की उम्र से पहले 1000 जीवित बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मोर्टलिटी रेट। मैं आपको 2-3 बार पहले भी करवा चुका हूँ। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी पीछे के लेक्चर्स मैं आपको तभी तो लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे की रिविजन करवा देता हूँ, क्योंकि वो काम आएंगे। अगर वो चीजें पता है तो आगे टाइम कम लगेगा। अदरवाइज मैं आपको एक एक चीज फिर से करवाने लग जाऊं तो फिर इस लेक्चर का सीरीज का कोई फायदा नहीं है। अगर जो फर्स्ट लेक्चर में करवाया वही चीज आपको 10th लेक्चर में मैं फिर से एज इट इज रिपीट करवा रहा हूँ, तो जो 10th लेक्चर है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे का बन जाएगा। तभी तो कहते हैं कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम आपको भी साथ में करना पड़ेगा। अब आपको भी पीछे वाली चीजें याद होनी चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आगे की चीजें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर पीछे की चीजें आपको याद नहीं है तो जैसे जैसे लेक्चर आगे 20 से ऊपर जाएंगे ना, 21वां लेक्चर 22वां लेक्चर, तो आप ये समझोगे। लेकिन अगर पीछे का सारा पढ़ा हुआ याद है तो आपको लेक्चर बड़े आराम से मतलब समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर पीछे का कुछ याद नहीं है, कुछ रिवाइज नहीं किया हुआ, तो भाई लेक्चर आगे निकलता जाएगा, फिर समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, याद हो गया आपको, ये सारी चीजें समझ आ गई, एक बार इसको पढ़ लेना। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना। भाई आप एक बार इसको, इसमें क्या लिखा हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे, आप इसकी डेफिनेशन से देखिए। व्यवसायिक संरचना, पहले क्या काम करते थे? पहले भारत के लोग भाई खेती बाड़ी करते थे, खेतों में काम करके अपना पेट पालते थे, अपना जो है गुजारा चलाते थे। उसके बाद जब इन्होंने खेतों को कम खराब करना शुरू कर दिया तो वही लोग इंडस्ट्री की तरफ गए, लेकिन इंडस्ट्री देखा तो इंडस्ट्री बंद थी, फिर वापस खेतों की तरफ आए। तो इन्होंने जो है चेंज किया, व्यवसायिक संरचना को चेंज किया। कैसे? देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग द colonial period, the occupational structure of India, the distribution of working person across different industry and sector showed little sign of changes। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले क्या 70 to 75% लोग काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% काम करते थे, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग ही काम करते थे। मतलब पुलिस के अंदर, डॉक्टर्स, और जितने भी एजुकेशन में टीचर, तो ये सारी जो आपके ट्रेजरी सेक्टर में आती है, सर्विस सेक्टर के अंदर 15 से 20% लोग ही काम करते थे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाज इट्स ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। तो भाई कहीं पे जैसे पंजाब के अंदर खेती बाड़ी बहुत है, पंजाब के अंदर धरती बहुत उपजाऊ है, तो भी यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करना चाहते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि भाई मेरी खेती, मेरा खेत है, उसमें मेरी सरदारी है, किसी की किसी की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये एक उस टाइम पे सही सोच थी कि भाई ब्रिटिशर की गुलामी नहीं करेंगे। जैसे कि उस टाइम पे लोग पुलिस में बहुत कम जाते थे, पुलिस में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अपने जो ब्रिटिशर ऑफिसर के सारे रूल्स उनको ओबे करने पड़ते थे। और भाई भारत के लोग भाई सुनते तो अपने बाप की नहीं है, तो किसी दूसरे की क्यों सुनेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सुधार हो चुका है। अब पुलिस में जाना लोग फक्र की बात महसूस करने लगे हैं कि मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ, मैं आर्मी सर्विसेज में हूँ, तो अब बहुत अच्छा माना जाता है इनको, क्योंकि ये डिसिप्लिन है इसलिए अच्छा माना जाता है। और इन सर्विसेज में कुछ नहीं है, बस ये डिसिप्लिन सर्विसेज है कि इसके अंदर जो काम किया जा रहा है वो पूरा डिसिप्लिन से होता है, इसलिए बस इनको अच्छा माना जाता है। और अच्छा बुरा कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पैशन अच्छा या बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं, सभी बुरे हैं, सभी में अच्छाइयां भी है, सभी में बुराइयां भी हैं। ठीक, अब आप कहोगे कि सर टीचिंग में क्या बुरा है? एक मिनट के लिए अगर हम लाइव क्लास में होते तो आप पूछ सकते हो कि सर टीचिंग में क्या बुरा है। तो बच्चों आप ये समझो, 8 से 10 घंटे टेबल पे, चेयर पे, मतलब कि टेबल चेयर का यूज करके आप लोग सिर्फ पढ़ा रहे हो। ठीक है, कई बार आप खड़े होके पढ़ा रहे हो, मतलब आपको 8 से 10 घंटे बोलना पड़ेगा, सामने वाले को समझाना पड़ेगा बार बार। और दूसरी तरफ टीचिंग में तो ये सब चीजें हैं। डॉक्टर्स में क्या होता है भाई, जितना जरूरत है उतना बोलोगे, लेकिन डॉक्टर के और काम बहुत होते हैं, फिर उनको कट भी लगाने पड़ते हैं, उनको
ब्लड भी देखना पड़ता है, टूटी हड्डियां भी देखनी पड़ती हैं, तो डॉक्टर्स में अच्छा भी है, बुरा भी है। इसी तरह से पुलिस के प्रोफेशन में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो ये आप सारी चीज़ें, ये एक अलग चीज़ है। तो ये डिस्कशन का मुद्दा भी नहीं है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे, कि लोग 70 से 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डिपेंड थे, और 15 से 20% टर्शरी सेक्टर में, जो सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। तो अंडर द कॉलोनियल regime, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप, ये डेवलप हुआ। द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल, बट टू सब सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो भाई ये कहीं ना कहीं, जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी कि लकड़ के साथ लोहा भी तैर जाता है। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा हो और उसके साथ कोई पत्थर बांध दिया जाए सेम वेट का, तो अगर लकड़ी तैरेगी तो लोहा भी तैरने लग जाएगा। तो भाई ब्रिटिशर ने खुद के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर रेलवे का उपयोग किया यहाँ पर, और रोड लेकर आए। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमारे काम भी तो आ रही थी। इन लोगों के पास अपनी कार्स थी, अपने ट्रैक्टर थे, या फिर अपने व्हीकल्स थे, कुछ भी व्हीकल था उस टाइम पे, तो अगर रोड मिल रहा है उनको, तो वो भाई उस रोड का यूज कर सकते थे। भाई किसी ने अगर, पहले क्या होता था पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे लोग कैसे ट्रेवलिंग करते थे, या तो घोड़े पे, घोड़ा नहीं है तो पैदल, मतलब लोग हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलते थे। अब आपको पता है कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, पैदल जाएंगे आप लोगों को 20 दिन लगेंगे। और ए से बी पे ब्रिटेन वाले लोगों ने क्या किया, ट्रेन ला दी, कि ठीक है ट्रेन लाई गई है अपने, इन्होंने माल ढुलाई के लिए या अपनी आर्मी के लिए। तो इन्होंने कह दिया कि भाई एक डिब्बा पीछे दिया गया, जो इंडियंस अगर कुछ जाना चाहे तो जा सकते हैं, उनकी जो है टिकट है 5 रुपए है, 7 रुपए, 2 रुपए, जो भी टिकट है। इससे क्या, ब्रिटिशर को तो इनकम मिल रही थी। एक डिब्बा लगा दिया, भाई जो 20 दिन में पहुंच रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गया, ए से बी पॉइंट पे 2 आवर्स में, सिर्फ 2 आवर्स में पहुंच गया, तो इसको भी बेनिफिट हो गया। तो कहीं ना कहीं लोहे के साथ लकड़ तैरने लग गए, यही काम यहाँ पर हो रहा था उस टाइम पे। The field of communication modern postal system in India started in 1837। तो कम्युनिकेशन के लिए ये पोस्टल सिस्टम की शुरुआत कब हुई, 1837 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद टेलीग्राफ और टेलीफोन का यूज होने लगा। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज ओपन इन 1851। तो पहली जो टेलीग्राफ लाइन है वो 1851 में शुरू की गई। और सबसे पहले जो रेलवे है, पहली रेलवे 1850 में ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस की भारत के अंदर। The railway affected the structure of Indian economy in two important ways. कैसे? On the one hand, enable people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. पहले क्या था भाई? भाई कोई पंजाब से पैदल जाकर तमिलनाडु नहीं जा सकता। अब जो पंजाब में रहता है वो पंजाब में ही रहता है, थोड़ा मैप आपके ध्यान में होगा, और तमिलनाडु बहुत नीचे है, साउथ में है तमिलनाडु, पंजाब आपको पता है नॉर्थ में है। पंजाब से भी जो पैदल जा रहा है वो 100-200 किलोमीटर के एरिया में तो जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर के एरिया में भी जा सकता है। अगर इससे बाहर जाए 100-200 किलोमीटर के एरिया में, उसकी जानकारी हो सकती है, उसको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगा। 500 किलोमीटर तक भी किसी के रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसको खाना मिल जाएगा, उसकी कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, उसको शेल्टर मिल जाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा किलोमीटर तो ये नहीं जा सकता पैदल, भाई इतने दिन बाहर नहीं रह पाएगा ये। लेकिन जब रेलवेज आ गई तो इन्होंने कनेक्टिविटी बना दी यहाँ पर। पोर्ट्स चेन्नई के अंदर है, चेन्नई में है पोर्ट्स, और पंजाब में खेती बड़ी अच्छी हो रही है। तो भाई पंजाब से चेन्नई के लिए ट्रेन चल गई, जब चंडीगढ़ से चेन्नई के लिए ट्रेन चल गई, तो भाई इसमें लोग भी तो बैठ के जा सकते हैं। तो जो जियोग्राफिकल बैरियर थे, जो कल्चरल बैरियर थे, वो टूटने लग गए। ये पहला फायदा हुआ रेलवे के आने से। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि रेलवे के आने से हमें क्या फायदा हुआ। ब्रिटिशर को तो जो फायदा हुआ वो तो अलग रख देंगे, क्योंकि वो तो बोलेंगे कि वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है। इंडियंस को क्या फायदा हुआ, पहली चीज ये कल्चरल बैरियर और ज्योग्राफिकल बैरियर टूट गए। ऑन द अदर हैंड, इट fostered द commercialization of Indian agriculture, which adversely affect the self-sufficiency of the village economics in India. The volume of Indian exports undoubtedly expanded, but its beneficially rarely occurred in Indian people। तो इसमें ये देखिए कि भाई पहले पंजाब में, अब आपके माइंड में शायद ये आओ, सर आप पंजाब का एग्जांपल क्यों लेते हो, हरियाणा का एग्जांपल क्यों नहीं लेते, या आप राजस्थान का एग्जांपल क्यों नहीं लेते? भाई उस टाइम पे जो है हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, पता होगा आपको। या फिर जो और कई स्टेट्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, पंजाब उस टाइम पे ज्यादा, क्योंकि खेती बाड़ी ज्यादा पंजाब में हो रही थी। आपको भी शायद पता होगा ब्रिटिशर टाइम पे
ये उत्तर प्रदेश में हो रही थी खेती बाड़ी, तो इसलिए ये एग्जाम्पल लिया जाता है। तो पंजाब में अब कोई एक किसान है, उसके पास खेत है, उसके पास ये 4 खेत हैं, ए बी सी डी। अब उसने यहाँ पे क्या हुआ, उसने पैदावार की, उसने व्हीट उगाए, उसने राइस उगाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हीट उगा लिए, सेल्फ सफिशिएंट जो उसने खाने के लिए उसने रख लिए, अपने लिए 2 साल के लिए स्टोर कर लिए, तो अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को भी उसने बेच दिए, जितने मतलब बेचने थे बेच दिए। अब उसके बाद जो एक्सेस बच गया वो कहाँ पे जा रहा है, वो ये ब्रिटिशर को बेच देगा। ब्रिटिशर पीपल खरीद रहे हैं यहाँ से उन्होंने अनाज खरीदा, खरीद के कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन के अंदर। तो इससे जो इसकी इनकम तो बढ़ गई, इस परिवार की इनकम बढ़ी है, सभी की नहीं बढ़ी। तो इसके अंदर जिनके पास खेती बाड़ी थी, जिनके पास जो रिसोर्सेज थे, उनको जो है यहाँ पर उनकी तरक्की होने लग गई, उनको यहाँ पर जो है फायदा मिलने लग गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन ये फायदा कहीं ना कहीं एक्चुअल में इंडियंस को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो एक्चुअल में ये ब्रिटेन के लोग अपने लिए सोच रहे थे सारी चीजें, लेकिन फिर भी इंडियंस को ब्रिटेन ने काफी कुछ दिया है। हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर को गाली नहीं दे सकते, उन्होंने काफी कुछ दिया है। जब पॉजिटिव पॉइंट में करवाऊंगा तो आप सोचेंगे कि सर ये बहुत अच्छा बताया आपने कि ब्रिटिशर ने इतना कुछ दिया है हमें, अगर ये चीज ना होती। अब आप ये देखिए सती प्रथा, सती प्रथा सुना होगा कि जो अगर किसी मैरिड लड़की का हस्बैंड मर जाता है, कोई मान लो एक एग्जांपल के लिए, उस टाइम पे तो बहुत छोटी बच्चियों का शादी की जाती थी, 25 साल की लड़की उसका हस्बैंड मर जाता है तो इसको जिंदा जला दिया जाएगा। ये भारत का कल्चर था उस टाइम पे, रिचुअल्स थे कि भाई इस लड़की को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसको इसके साथ ही अब उसके पति के साथ जिंदा जला दिया, इसको बोलते हैं सती प्रथा। इसको ब्रिटेन के लोगों ने खत्म किया कि ये बहुत गलत है, इंसान को इंसान जला रहा है, ये कैसे, मतलब जब इंसान को आपको पता है कि अगर कोई मर जाए तो उसको इंसान जिंदा नहीं कर सकता, जब जिंदा नहीं कर सकता तो किसी जिंदा इंसान को मारने का हक भी इंसान को फिर नहीं है, या जिंदा जलाने का, किसी की लाइफ को छीनने का हक नहीं है, राइट नहीं है। तो ये चीजें काफी कुछ उन्होंने हमें सिखाया भी, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आप हमारे साथ अगर पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सारी चीजें अगर हमारे साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सभी का इंटरकनेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स भी समझा दिया जाएगा। अभी तो क्या है कि 9th क्लास की एनसीईआरटी आपने कवर की, 10th क्लास की एनसीईआरटी आपने कवर की, अब इन दोनों का इंटरकनेक्शन आपको समझाया गया अच्छे से। अब दोनों का इंटरकनेक्शन अब 11th क्लास के एनसीईआरटी पे बढ़ चुके हो, तो ये सब का इंटरकनेक्शन आपको करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, फिर पॉलिटी शुरू करोगे, या पॉलिटी आपने कर ली है तो दोनों का इंटरकनेक्शन आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री करोगे तो इन सब का इंटरकनेक्शन आपको समझा दिया जाएगा। इस तरह से साइंस का कनेक्शन हिस्ट्री से भी है, साइंस का कनेक्शन इकोनॉमी से भी है, तो ये सारी चीजें अच्छे से आप लोग जो है समझ जाएंगे जब आपके सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ, बीच में मैं साइंस के कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, बीच में मैं हिस्ट्री पढ़ाने लग गया, तो ऐसा नहीं है। फिर हम जो है हमारा ट्रैक है, उस ट्रैक से उलझ जाएंगे और हमारा सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। भाई ये जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया है इसका क्या मकसद था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि जल्द से जल्द एक दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन दे लेते थे, तो उससे क्या होता था कि लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन करने की सिचुएशन में बेटर थे ब्रिटिशर्स। तो ये हमारा पूरी थ्योरी पार्ट था, हमारा थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्योंकि ये 11th क्लास के एनसीईआरटीज है तो थोड़ा भी लेक्चर आगे लेंथी हो सकते हैं, तो लेकिन अगर आप पीछे वाला आपको सारा याद है, मुझे पीछे वाला आपको रिवाइज ना करवाना पड़े, तो फिर लेक्चर आपके वही 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, अच्छे से आप लोगों को जो है सारी चीजें समझ आती जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवल 1 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, अग्रेरियन थी, मिक्स्ड थी, कम्युनिस्ट थी, या नन ऑफ द अबव। तो भाई उस टाइम पे भी कौन सी अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अग्रेरियन, कृषि पे ही आधारित थे लोग, 70% लोग जो है कृषि में ही काम कर रहे थे। Which one of the following were the reasons for low productivity in agriculture during the British era? तो भाई उस टाइम पे जो है लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता का कारण क्या था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल ये सही है, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं हो रहा था, ये सारी चीजें तो अब आने लगी हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका रीजन है, राइट आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपकी जो है थ्योरी को और पक्का कर देते हैं कि भाई ये मैंने थ्योरी पढ़ी है तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, इस थ्योरी से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको और पक्की हो जाती है आपकी थ्योरी, ये थ्योरी जरूरी है मेरे लिए, समझ आती चीजें आपको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज फेमस इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो
औपनिवेशिक काल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? इलेक्ट्रिक, हैंडीक्राफ्ट, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई उस टाइम पे क्या था? हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा बोलते हैं, हस्तकला बोलते हैं, कि लोग हाथों से कपड़ा बुन लेते थे या हाथों से कई काम कर लेते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वाज नॉट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? औपनिवेशिक काल में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया था? जूट, कॉटन, डिफेंस या फिर शुगर। तो भाई जूट का भी जो है एक्सपोर्ट किया गया था, कॉटन का एक्सपोर्ट भी किया गया था, शुगर का भी किया गया था, लेकिन डिफेंस सर्विसेज का जो यहाँ पे नहीं किया गया था एक्सपोर्ट, ये सिर्फ इंपोर्ट किया गया था। ठीक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सेंसिस बाय द ब्रिटिश वाज डन इन द ईयर। तो पहली सेंसिस किस वर्ष की गई थी? 1881। अच्छे से आपको मैंने बताया था, हाईलाइट करके दिया था। अंग्रेजों द्वारा पहली जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1881। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सही कब होगा? जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने रिवाइज किया होगा। अदरवाइज अब यहाँ पे तो क्या, पहले मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इजी लग रहे हैं आपको, लग रहा है कि इतनी इजी इकोनॉमी है, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके बाद आप इकोनॉमी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर याद नहीं है, रिवीजन नहीं है, तो भाई इतना टफ हो जाएगा। और आपने कई बार टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, कहते हैं कि भाई बहुत ईजी है चीजें। वो ईजी क्यों हो जाती है उनके लिए? भाई जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड वो फॉलो करते हैं, अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो आपके लिए भी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, बार बार फेलियर्स नहीं आपको देखने पड़ेंगे। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्क फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज ऑक्यूपाइड बाय। तो औपनिवेशिक काल में कार्यबल के सबसे बड़े हिस्सेदार पर कब्जा कौन था? भाई अग्रेरियन सेक्टर था। राइट आंसर ए है, आपको पता है, मैंने भी बताया कि 70% के आसपास लोग ये है, इसी जो है सर्विस, इसी सेक्टर में काम करते थे, यहीं पर अपनी सर्विसेज को देते थे। रेलवे इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या है? 1850, 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किसका विकास हुआ है? टेलीग्राफ का, पोर्ट का, पोस्ट का, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई टेलीग्राफ पहले यूज नहीं होते थे, पोर्ट पहले यूज नहीं होते थे लेकिन थोड़े होते थे, डेवलपमेंट हुई इनकी। पोस्ट का भी विकास हुआ है, तो राइट आंसर क्या है? डी, पोस्ट ऑफिस का। डी इसका सही उत्तर है। स्टेट दैट ग्रोज ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो किसमें उल्लेख किया गया है? लेस देन 2%। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट समझ आ जाएगा ये। द ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2% एंड पर कैपिटा आउटपुट वाज 0.5%। जो पर कैपिटा आउटपुट थी वो सिर्फ कितनी थी? 0.5%। तो ये थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद आप लोगों जो है इसके एक्सप्लेनेशंस की भी जरूर पढ़ा कीजिए। क्वेश्चंस की मैं आपको कहता हूँ कि कई बार कोई क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में नहीं आता, जब एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज। तो ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में ठहराव का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो भाई ठहराव क्यों आ गया, स्टैग्नेशन क्यों हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो भाई लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कभी वो महलवाड़ी कर रहे हैं, कभी वो रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आए हैं, कभी वो जमींदारा सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भाई काम नहीं हो पाता, फिर या तो आप काम कर सकते हो या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, तो भाई लैंड तो फिर वही होगा कि जब लैंड सेटलमेंट सिस्टम पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्टैग्नेशन तो आएगा ही एग्रीकल्चर में। तो यही हुआ, भूमि बंदोबस्त प्रणाली के कारण जो है ठहराव आ गया। नेक्स्ट देखिए, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू चाइना, ब्रिटेन, कोरिया, श्रीलंका। तो भी हाफ से ज्यादा ट्रेड किसके साथ हो गया था? ब्रिटेन के साथ। भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार निम्न तक सीमित था? ब्रिटेन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
ड्यूरिंग द colonial period, India's demographic profile at showed। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के जनसंख्यािक प्रोफाइल ने सबसे पहले क्या दिखाया? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या दिखाया भाई? उसने सभी चीजें दिखाई थी। बर्थ रेट हाई थे क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेक्शन वगैरह नहीं यूज होती थी, इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि बच्चे दो ही अच्छे या बच्चा एक ही अच्छा, तो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते थे, नॉलेज नहीं थी। और हाई डेथ रेट भाई क्योंकि नॉलेज नहीं थी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो डेथ रेट भी ज्यादा थी। बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो हाई, उच्च शिशु मृत्यु दर थी। इसलिए जो क्या हुआ, जो पहली डेमोग्राफिक जो की गई कॉलोनियल पीरियड के दौरान, उस टाइम पे हाई ग्रोथ रेट नहीं देखी गई, बढ़ोतरी नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हाई था। भाई अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 100 में से 70 तो मर जा रहे हैं, तो 30 बच्चे ही बचे। अब 30 में से क्या हो गया? इन्फेंट मोर्टेलिटी, 1 साल से पहले 20 और मर गए, तो बचे कितने? सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे। तो इन 10 से तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है? आज के टाइम में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 99 सर्वाइव कर जाते हैं, तो वही पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवल 2 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द colonial गवर्नमेंट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। वही कॉलोनियल टाइम पे औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के लिए कई प्रयास किए। तो ऐसा नहीं है उन्होंने बहुत सारे प्रयास नहीं किए, उन्होंने जो है उससे पहले जो है प्राइवेट प्लेयर्स ने है काफी प्रयास किए थे, इन्होंने ज्यादा प्रयास नहीं किए, तो ये गलत है यहाँ पर। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ब्रिटिशर्स आने से पहले भी भारत बहुत खुशहाल था और इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली अग्रेरियन। तो भाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। तो बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट यहाँ पर। दूसरा देखिए, हमें यहाँ करेक्ट देखना है। The stagnation in the agriculture sector during British rule was caused mainly because of various system of land settlement that were introduced by the colonial government। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिरता मुख्य रूप से औपनिवेशिक सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्त की विभिन्न प्रणालियों के कारण ही हुई थी। तो ये भी यहाँ पर ठीक पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर लो लेवल था टेक्नोलॉजी का, इसलिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी। तो ये भी यहाँ पर ठीक है। तो तीनों ही पॉइंट सही है, तो राइट आंसर क्या है? डी। सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटिव मासिव अनएम्प्लॉयमेंट इन ब्रिटेन। तो भाई अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म की गई है, तो इसने मासिव अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन में नहीं जनरेट की है, इसने मासिव एम्प्लॉयमेंट कहां पे जनरेट की होगी? इंडिया में इसमें जो है मासिव अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट की होगी। द डिक्लाइन ऑफ, हिंदी में पढ़ते एक बार होगी। स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योग की गिरावट ने ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा कर दी। तो ये यहाँ पर हमारा गलत पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, द टाटा एंड द द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1987। तो जो टाटा एंड आयरन स्टील की कंपनी है, ये 1918 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो उसमें देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर, ये 1987 में नहीं, 1907 में इसकी शुरुआत की गई। ऊपर लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर बी। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड मासिव अनएम्प्लॉयमेंट इन ब्रिटेन। इसको एक सेकंड आप थोड़ा देखिए, मैं इसके एक्सप्लेनेशन देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एक बार होल्ड पे डाल देते हैं, इसका बाद में देखते हैं इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं दोबारा करवाता हूँ। पहले हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये 1907 है तो ये दूसरा तो गलत है, बी नहीं आएगा यहाँ पे। सही उत्तर चुनिए पूछा गया, सही कूट पूछा गया इसमें, द करेक्ट आंसर। तो ये दूसरा गलत है, दूसरा तो गलत हो गया, ये पहला गलत है, सही है। मुझे मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया वो देखते हैं। अदरवाइज तो अगर वहां पे भी मान लीजिए, एक सेकंड के लिए चलो तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं एक बार। द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटिव मासिव अनएम्प्लॉयमेंट इन ब्रिटेन। तो भाई वहां पे भी अगर जैसे भारत में, हम भारत के एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे भारत में क्या हुआ था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, तो ऐसा ब्रिटेन में भी हुआ होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ए बनता है राइट आंसर, बी नहीं है। बी तो जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्टैब्लिश की गई थी। बी नहीं है, यहाँ पर आंसर ए है। तो आप ए ठीक कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन में मैं देख लूंगा, जो भी हुआ मैं ठीक करवा के डाल दूंगा। Consider the following statement with respect to foreign trade during the colonial period. India's foreign trade was restricted to Britain and did not trade with other countries of the world during the colonial period. तो भी जो भारत का विदेशी व्यापार है ब्रिटेन तक ही सीमित था और उपनिवेशिक काल के दौरान इससे दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, अन्य देशों के साथ भी इन्होंने व्यापार जारी रखा था, तो ये गलत है। हाँ, ज्यादा व्यापार 50% तक ब्रिटेन के साथ था, बाकी जो है उस टाइम पे जो श्रीलंका है, चाइना या ईरान, उसके साथ थोड़ा कम व्यापार था, लेकिन व्यापार चल रहा था। दूसरा देखिए, जिसमें एक है वो हम हटा देते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ए लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। तो भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो इंडिया का निर्यात था वो अधिशेष उत्पन्न किया उसने। तो द एक्सपोर्ट सरप्लस रिजल्टेड इन द फ्लो ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया। तो भाई इंडिया को गोल्ड नहीं मिला उसके बदले में, तो राइट आंसर क्या है, बी। सही उत्तर क्या है, बी। एक बार थ्योरी को पढ़ लेना और उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे अच्छे से। Consider the following statement. India was the first stage of demographic transition before 1921. तो भारत 1921 से पहले जनसंख्या संक्रमण के पहले चरण में था। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ये ठीक है। सॉरी, ये ठीक है यहाँ पे। एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में व्यापक गरीबी व्याप्त थी। तो उस टाइम पे गरीबी थी या नहीं थी, तो बिल्कुल ठीक है, उस टाइम पे गरीबी थी। राइट आंसर क्या है, सी। क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने हमारे लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल खराब कर दिया था, हमारी मिल्स को खराब कर दिया था, रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर ले जाते थे, वहां से फाइनल प्रोडक्ट लेके आते थे, तो उस टाइम पे व्यापक गरीबी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिक्स्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सर्विस सेक्टर में लार्जेस्ट फोर्स नहीं थी, 70 to 75% फोर्स कहाँ थी, एग्रेरियन सेक्टर में। तो पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है, पहला गलत है, जिसमें एक है वो हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय कमर्शलाइजिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। तो रेलवे ने इफेक्ट किया है कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी को कमर्शलाइज कर दिया गया था। जो व्हीट पहले सिर्फ और सिर्फ खाने के रूप में प्रयोग होते थे, सिर्फ लोग खा रहे थे, उसको बेचना भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो ये ठीक है, यहाँ पर बी इसका सही आंसर है, बी। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड मासिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इन ब्रिटेन। तो दोनों जगह ही थी ये, तो इस बात में ध्यान रखिए, इसलिए ए उसमें जो है करेक्ट किया गया है। इंडिया और ब्रिटेन दोनों जगह है, और अगर ये इसमें देखा जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन को भी मैं चेंज करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रिटेन लिखा हुआ ना थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ ब्रिटेन लिखा हुआ, तो ये भी गलत है। इसका आंसर आप लोग डी टिक कीजिए, इसका आंसर डी आएगा। हम ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, ध्यान रखिए एक बात का, ये क्वेश्चन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसमें यहाँ पे जो डी आएगा तो वो भी एक्सप्लेनेशन भी मैं चेंज करवा दूंगा। ओके, डोंट वरी, कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, और जो समझाया सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है लेक्चर में आने से पहले एक बार पीडीएफ को रीड आउट कर लिया करो। जिनके पास पहले से पीडीएफ अवेलेबल हैं, उनने पेड पीडीएफ ले रखी है, कई बच्चों ने हार्ड कॉपी मंगवा रखी है,
वो भी लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप पीडीएफ के गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर।